Hello students, how are you today? So today we are going to study next topic, that is motion of particle, charge particle in a uniform magnetic field. Let's see, motion of charge particle inside a uniform magnetic field. तो बेटे ये this is very important question that as we know that cyclotron topic is not in now the part of our syllabus. ठीक है, तो cyclotron जो topic है वो हमारे syllabus में नहीं है और उससे पहले वाला ये टॉपिक है और इसके बेसिक रिजल्ट होंगे बेटे। इसके जो बेसिक रिजल्ट होंगे हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। उन्हीं बेसिक रिजल्ट को साइक्लोट्रॉन में यूज किया गया था। ठीक है, अगर वो टॉपिक नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। When charge particle positive Q is moving in a uniform magnetic field, okay, with the velocity v, it experiences the force. Then it experiences the force. तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल जब भी with certain velocity के साथ मूव करेगा, ठीक है, in a uniform magnetic field, then it will experience a force. वो force, let's see this part of diagram. तो हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट करेंगे जब when we have a when velocity is perpendicular to b, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उस केस को हम बोलेंगे पार्ट 1 एंड एट दैट मोमेंट थीटा का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। इसके लिए हमारे पास वीडियो नंबर 1 है, सॉरी फिगर नंबर 1 है, दैट इज दिस वन। सो सी दिस पार्ट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, देन इसके परपेंडिकुलर किसकी वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर y एक्सिस में है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, x एक्सिस में क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो z एक्सिस में क्या आएगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर z एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर O में लगेगी फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स द सेंटर O। तो ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग अलोंग दिस वन डायरेक्शंस। तो चाहे पॉइंट A पे फाइंड करो, चाहे पॉइंट B पे, चाहे पॉइंट C पे, तो सब पॉइंट पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आएगा तो ये हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 है तो हम लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए फोर्स लग रही है इस चार्ज पार्टिकल पे किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर पे लगेगी, वेलोसिटी आ रही है, तो ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी फॉरवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स लगती है डाउनवर्ड, इनवर्ड फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में रोटेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि हर पॉइंट पे चाहे ए बी सी डी ई जितने हर पॉइंट पे इसकी फोर्स इनवर्ड लग रही है और वेलोसिटी भी है, तो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशंस। अगर उसका मोशन सर्कुलर होगा तो आपको पता है सर्कुलर मोशन किस फोर्स के कारण होती है, सर्कुलर मोशन फोर्स के कारण होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फोर्स वो है जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर लगती है, जिसको हम बोलते थे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। और नंबर 2 फोर्स वो जो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। ठीक है, तो दोनों फोर्स को हम करेंगे आपस में कंपेयर और फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल F is equal to centripetal force so that it's moving in a circular path, that is mean, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना बनेगा, mv स्क्वायर ओवर r। दिस इज वी हैव मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का वैल्यू कितना था, F is equal to Q V क्रॉस B। तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर। आफ्टर कंपेयरिंग दीस टू वैल्यू वी नो दैट थीटा कितना बन रहा था बेटे 90 डिग्री, तो अगर इसमें थीटा 90 होगा तो वैल्यू क्या बनेगा, F is equal to Q B V। तो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस r। r का वैल्यू स्मॉल r हम फाइंड आउट करेंगे। वी गिव द नेम हियर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर
frequency. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या इसका होगा बेटे? द टाइम पीरियड इज गिवन एज टाइम पीरियड वेलोसिटी का आएगा आर्क लेंथ अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में हम इसकी वैल्यू करेंगे 2 पाई r, जितना भी इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो वेलोसिटी स्पीड को नीचे चले गए, टाइम को उधर ले गए, तो यहां से हमने r का वैल्यू, वी विल पुट इन द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इसमें पुट करेंगे देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ v से v कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट द टाइम पीरियड वैल्यू इज 2 पाई m ओवर b क्यू, 2 पाई m over bq, this is the value of time period। अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर t, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रिवर्स कर दो, इसका उल्टा वैल्यू करेंगे तो वैल्यू हमारे पास पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज bq over m। तो bq over m, these are the very important result for the case of charge particle moving in a uniform magnetic field। ओके बेटे, तो ये था केस नंबर 1, जब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल था, थीटा 90 डिग्री। अब केस नंबर हम स्टडी करेंगे सेकंड, जिसमें हमारे पास इसमें थीटा का वैल्यू कितना आएगा, एक्यूट एंगल लेंगे, मतलब थीटा आएगा बिटवीन 0 टू 90 डिग्री के इन बिटवीन, उसमें हम ये वाला फिगर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट पार्ट, लेट्स स्टडी द सेकंड पार्ट दैट इज व्हेन द एंगल इज आर्बिट्रेरी एंगल, ठीक है, व्हेन थीटा इज आर्बिट्रेरी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टडी दैट one topic। So next we have second special case whenever theta between velocity and the magnetic field is not 90 degree but less than 90 degree. So the angle is acute angle. So arbitrary इसको एंगल बोल देते हैं जिसमें velocity और magnetic field के between जो charge particle है उसका एंगल कितना होता है बेटे, less than 90 degree. So let assume that when velocity of the charge particle is making an angle theta, अगर उसका एंगल थीटा होगा तो लेट इट बी कितना होगा, 45। यहाँ पे देखिए बेटे, लेट्स सी दिस इज रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ दिस इज परपेंडिकुलर पार्ट किसका था, वेलोसिटी का। इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी ने एंगल थीटा बनाया, मतलब 90 नहीं बनाया, कुछ सर्टेन एंगल थीटा बना दिया अलोंग दिस वन डायरेक्शन, तो इसका मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा b cos थीटा अलोंग b, और सेकंड बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसका वैल्यू है v sin थीटा, ठीक है, व्हिच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट बनेंगे, तो ये इस कंपोनेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स। अगर थीटा बेटे 90 से कम होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो शेप्स होती है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट मूव अलोंग स्पाइरल शेप, तो वो ऐसे स्पाइरल शेप में चलता रहता है फर्दर मूविंग फर्दर टू द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता था तो वो एक ही जगह पर सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लगातार मूव करता था, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं मूव करता था। बट अगर उसका एंगल, स्पेशल केस है ये वाला, इसमें अगर 45 हो तो ये एंगल सर्कुलर पाथ स्पाइरल शेप में ये मूव फॉरवर्ड करता रहता है। स्पाइरल शेप में मूव करेगा तो इसकी दो स्पाइरल शेप की जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज पिच, ठीक है। तो इस पिच को, जिसको हम x बोलेंगे, ये भी इसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो पिच को हम कैसे फाइंड करेंगे, और हम यहाँ से टाइम पीरियड और इसकी जो वैल्यू होगी टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करेंगे। So let's now solve it. How to solve? First of all, charge velocity of the charge particle is making angle theta. Let it be 45. मान लो अगर वो 45 हुआ, ठीक है, then velocity can be resolved into two component. First component कौन सा आएगा, v cos theta. First component v cos theta. v cos theta b के कैसे आएगा, पैरेलल, और नंबर 2 v sin theta कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द b, वर्टिकल। So the radius of the arc can be calculated। तो अगर इसका रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस जो बनाएगा तो वो रेडियस कौन सा कंपोनेंट बनाता है, v cos थीटा कंपोनेंट बनाएगा कि v sin थीटा। यस, v sin थीटा इसका रेडियस कंपोनेंट बनाएगा, क्योंकि v sin थीटा कंपोनेंट इसको सर्कुलर शेप दे रहा है
और v cos थीटा इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में मूव करवा रहा है, ठीक है। तो v cos थीटा लगेगा, तो r इज इक्वल टू बनेगा mv sin थीटा अपॉन क्या b। सेकंड, यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटे टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको वन सर्कल रोटेट करने में। तो याद रखिए टाइम पीरियड उसका सेम ही आएगा 2 पाई r ओवर v sin थीटा। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा सर्कुलर मोशंस में, कौन घुमा रहा है उसको, v sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो इसमें r का वैल्यू पुट कर दो, v sin थीटा कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट द टाइम पीरियड इज 2 pi m upon q। दिस टाइम पीरियड इज सेम एज वी हैव कैलकुलेटेड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसका जो थीटा बनेगा स्पाइरल शेप, जितना टाइम लगा एक सर्कल कंप्लीट करने में वो सेम ही होगा जितना हमने पहले केस में किया हुआ था। ओके, अब हम फाइंड करेंगे पिच। पिच क्या होती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है बेटे, यहाँ पर v cos थीटा और मल्टीप्लाई विद द टाइम पीरियड के साथ। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाली है 2 पाई m ओवर क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पिच। तो ये था आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम इसमें थर्ड कंपोनेंट की बात करें, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0 between velocity and magnetic field, बताइए कितना फोर्स आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द velocity of the charge particle whenever it is moving in a uniform magnetic field। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइक्लोट्रॉन नहीं आ रहा, साइक्लोट्रॉन नहीं आएगा तो 5 मार्क्स में ये वाला टॉपिक आएगा। तो पहले को भी हम पहले केस में भी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सेकंड केस में व्हेनेवर थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल 10, उस केस में हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पिच की। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेनेवर So next topic is the force on a current carrying conductor whenever it is placed in a magnetic field। Okay, तो अब हम स्टडी करेंगे what is the value of force whenever current carrying element is placed in a uniform magnetic field। ठीक है, अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, मैं आपको बात बता दूं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ इसके आगे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक हो गया, इसके नेक्स्ट टॉपिक हो गया, जो पिछले किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नॉट एनी सिंगल टॉपिक यू कैन मिस्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिक पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी, मान लीजिए ये है हमारे पास एक करंट कैरी कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ कितना बेटे, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसमें करंट मूव कर रहा है फ्रॉम x along x एक्सिस, फ्रॉम x डैश टू x की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट I मूविंग along दिस डायरेक्शन करंट मूव करता है, तो इसका मतलब इसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डायरेक्शन करंट से कैसा होता है बेटे, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किस तरफ, along दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनकी कोई वेलोसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या होगा इसका एरिया, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल है इसका लेंथ, करंट मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट डायरेक्शंस टू द अलोंग x डैश एक्सिस। एंड इसके वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अलोंग y एक्सिस में हमारे पास क्या गिवन है बेटे, y एक्सिस में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मुझे बताइए अगर करंट हॉरिजॉन्टल से है अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर z एक्सिस में क्या कंपोनेंट आएगा, फोर्स। तो ये जो कंपोनेंट देगा आपको z एक्सिस में फोर्स, तो इस फोर्स की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको समझ आया, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस,
इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन आफ्टर डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर अलोंग y एक्सिस. x एक्सिस में करंट है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आएगा z एक्सिस में कौन सी वैल्यू आएगा इसका फोर्स. तो उस फोर्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना बेटे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L. तो P और Q नाम दे दिया किसको कंडक्टर्स को. उसकी लेंथ कितनी है बेटे L. L is placed along x axis. Let magnetic field B is along y axis. Okay, and force F is along z axis. Then in a conductor of area A, conductor of area A length is L and numbers of free electrons कितने आएंगे उसमें n. Number of free electron is n. When flowing it will produce current. और करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने ड्राइव किया था, याद है बेटे. उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे. तो करंट का वैल्यू कितना आएगा. करंट इज ड्यू टू द नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका रिलेशन था NEAVD. NEAVD. N is the free numbers of free electron, E is the charge of electrons, A for area of cross section, VD is the drift velocity. Okay. If we multiply both side L, okay, if we multiplying both side with L, तो हमारे पास पड़ेगा करंट इनटू L. तो करंट कितनी लेंथ में फ्लो हो रहा है. तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ. तो करंट फ्लो करेगा L लेंथ में. तो हमने L से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. ओके. नाउ वी नो दैट द करंट का डायरेक्शन किस तरफ है पॉजिटिव एक्सिस में और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ है ऑपोजिट. अगर ऑपोजिट है तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव. तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1 क्योंकि हमने इस इक्वेशन को फर्दर यूज करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद हमें पता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वैल्यू कितना था. मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है नेगेटिव, तो अगर यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटे. ओके, नेगेटिव चार्जेस है. अगर नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फोर्स जो बनेगी वो फोर्स बनेगी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. एक चार्ज से जो फोर्स बनेगी वो फोर्स होगी स्मॉल. तो स्मॉल फोर्स को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. F is equal to minus E. E मतलब ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण चार्ज की वेलोसिटी का जितना मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पैदा होगा. अब देखिए, अब हमें पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हम बोलेंगे लेट n बी द टोटल नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो फोर्स ऑफ F ऑन कंडक्टर ड्यू टू द टोटल चार्ज. तो सब इलेक्ट्रॉन के कारण जितनी टोटल फोर्स होगी तो वो कितनी होगी. तो हम उस टोटल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑन 1 चार्ज. ठीक है. फोर्स ऑन 1 चार्ज मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर्स ऑफ चार्जेस. द टोटल नंबर्स ऑफ चार्जेस में निकालेंगे तो इतनी सी लेंथ में टोटल नंबर्स ऑफ चार्जेस कितने आएंगे. हम बोलेंगे n is equal to numbers of electron multiply by its volume. जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के साथ. तो वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हैं L into एरिया. ये बनेगा इसका वॉल्यूम और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे n. अब इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर दो और f का वैल्यू क्या था हमारे पास. f का वैल्यू ये था बेटे, that is minus AVD over to Q. इसकी वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दो. वैल्यू पुट करने के बाद हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर दिया, बाकी सब वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया. और वी नो दैट ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल टू है. इक्वेशन नंबर 1. लुक एट दिस. ये सारी वैल्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू IL. सो बन जाएगा IL क्रॉस B वेक्टर. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑन current carrying conductors. ठीक है. whenever it is placed in a magnetic field. अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हम इसको सॉल्व करके कैसे sin थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे पास वैल्यू बन जाएगा ILB sin थीटा.
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो आगे हम इसके स्पेशल केस भी लगा सकते हैं जब हमें पता चले कि whenever the force value is the magnitude value of force is maximum and whenever it is minimum। sin थीटा है तो आपको पता ही है, when sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0 और 180, 0 और 180 आएगा तो वैल्यू sin थीटा बन जाएगा 0, तो फोर्स का वैल्यू बनेगा 0। when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, में जब थीटा आपका 90 डिग्री आएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो ये दो ही हमारे पास केस है। और ओके, और एक चीज बात और है, हमारे पास एक होता है हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, whenever current is flowing and magnetic field, when we have current and magnetic field then we have a special rule called is Fleming left hand rule। तो Fleming left hand rule से हम इसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आ गई थी what is the Fleming left hand rule। so let this is my left hand। when we stretch our thumb, forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, ठीक है, when we stretch our thumb, forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, then thumb will show the direction of current, forefinger will show the direction of magnetic field and the central finger will give the direction of force। ठीक है, तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ये तीनों आपने इसकी वैल्यू को ऐसे बता देना है। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल को यूज करते हैं, आप याद रखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या था, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब, forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, मतलब ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, perpendicular, then thumb will show the directions of current, forefinger will show the direction of magnetic field and the central finger will give the direction of force। so this is the very important topic। so let's start next topic now। so we have very important next topic। this topic is comes many times in exam and this topic is called फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बेटे हमारे पास करंट कैरिंग दो कंडक्टर्स हैं जिनको हम नाम दे देंगे x1 y1, इसमें करंट कितना है I1, और दूसरा कंडक्टर है x2 y2, उसमें करंट कितना है बेटे I2। अब बात हमने क्या फाइंड करना है, इनमें फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द करंट्स आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शंस, ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो वो फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए, whenever a current is moving from x1 to y1, the current value is I1। तो इस करंट के कारण, ठीक है, जितना भी इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, that magnetic field is along this B1, ठीक है, B1 is the magnetic field produced by the current carrying element I1। I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया B1, और जो करंट I2 प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B2। I2 will produce B2, ठीक है, तो दोनों में कितनी फोर्स होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है, अगर हमने किया था पहले बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स लॉ में भी हमने किया था, दिस इज करंट और इसमें ये इस पॉइंट पे लेके यहाँ पे वैल्यू होता था हमारे पास B का वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज मूविंग अलोंग इज I, दिस इज पॉइंट P। और अकॉर्डिंग टू दिस, अगर करंट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो इसका करंट अराउंड दिस वन, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड अराउंड B2 और इसका मूव करेगा अराउंड B1। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। R is the distance of separation between the two current carrying conductor, F is the force। now see this part, consider two long infinitely current carrying conductors x1 y1 and x2 y2 carrying a current of I1 I2। let us find the force of current carrying conductor। ये जो फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू कंडक्टर x1 y1, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर x2 y2, इस पर कितनी फोर्स है, बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय I1। इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना किया, दैट इज B1, ठीक है। तो
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर सॉरी x2y2 ने मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, x2y2 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया b2 और b2 का वैल्यू फाइंड करना है। b2 का वैल्यू आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू 2i2 ओवर r। i2 करंट का नेम है, ठीक है, तो सिंपल याद रखिए 2i2 ओवर r। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटे, फोर्स क्या होता था, फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट, ठीक है। अब क्लियर है, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है v2 और करंट कितना है बेटे i1। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उतनी वैल्यू क्या देगा आपको, फोर्स। तो ये फोर्स देगा आपको F1। तो ये अब आपका F1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस वन वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकंड पार्ट, अब इस कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो लगेगा ये B1 और B1 और I2 को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको फोर्स F2। ये फोर्स देगा आपको F2। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर x2/2 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर x1 एंड y1। B1 का वैल्यू आ गया, फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आई। तो मतलब दोनों ने सेम करंट सेम वैल्यू ऑफ फोर्स को फाइंड आउट किया है। अब हमने करना है these two force F1 F2 are equal but in opposite directions। तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है दैट इज डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं। F is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 into 2 into करंट अगर फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 मीटर, तो इसका कितने न्यूटन फोर्स होगा, इन दोनों में कितने न्यूटन फोर्स होगा, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे 1 एम्पियर इज with 1 ampere current is said to be when two parallel current carrying wire, ठीक है, two parallel current carrying wire carrying a current of 1 ampere each and both are separated by distance of 1 meter and experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton. This is called ampere definitions. Okay, so बेटे next का topic हम next time करेंगे. Till then, thank you.